नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है, एक उदाहरण देकर समझाइए। तो क्वेश्चन है कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में जो है क्या अंतर है, एक उदाहरण द्वारा समझाना है। तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा बोर्ड पेपर में रिपीट होता रहता है। ध्यान दीजिए, 2018 में आया है, 17 में, 16 में, 14 में, 13, 12, 10, 9, 7, 5, 4। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड पेपर में रिपीट होता रहता है, यानी कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया कि अभिक्रिया की कोटि एवं आणविकता में क्या अंतर है। तो अब ध्यान दीजिए, तो अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। तो ध्यान दीजिए, एक तरफ आपका दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता और दूसरी तरफ दिया गया है अभिक्रिया की कोटि। तो ध्यान दीजिए, पहले अभिक्रिया की आणविकता में क्या है कि यह एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है वो ज्ञात किया जा सकता है। और अभिक्रिया की कोटि में ध्यान दीजिए, यह एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इसमें यह बताया गया है कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, और जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिससे वेग समीकरण में जो है अभिकारकों की सांद्रताओं यानी कि अभिक्रियाओं की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगला दिया गया है अभिक्रिया की आणविकता जो है शून्य नहीं हो सकती, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान जो है वो कभी शून्य नहीं होता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का मान जो है शून्य हो सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव जो है एक पूर्ण संख्या 1, 2 अथवा 3 होती है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव एक पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि 1, 2 या फिर 3। और इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि जो है इसमें दिया गया है कि इसका मान पूर्ण संख्या या भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार का हो सकता है, यानी कि अभिक्रिया की कोटि जो है वो पूर्ण संख्या के साथ साथ भिन्नात्मक यानी कि जो संख्या बटे में लिखी जाती है, जैसे कि 4/5, 2/5, तो इन संख्याओं को बोलते हैं भिन्नात्मक संख्याएं। तो इस अभिक्रिया की कोटि का मान जो है वो एक पूर्ण संख्या या फिर इसके अलावा भिन्नात्मक, तो ये दोनों प्रकार की हो सकती हैं, जबकि आणविकता जो है वो केवल पूर्ण संख्या होती है। इसके अलावा अगला पॉइंट दिया गया है कि इसका मान सदैव धनात्मक होता है, यानी कि अभिक्रिया की आणविकता जो है वो सदैव धनात्मक होती है। इसके अलावा अभिक्रिया की कोटि में दिया गया है कि इसका मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो ध्यान दीजिए, मैं एक बार सभी पॉइंट आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो अभिक्रिया की आणविकता जो है वो एक सैद्धांतिक मान होता है और जिसे अभिक्रिया के आधार पर जो है ज्ञात किया जा सकता है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो एक प्रायोगिक मान होता है जिसे वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं के घातों के योग द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता जो है वो शून्य नहीं हो सकती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि जो है वो शून्य हो सकती है। इसके अलावा अभिक्रिया की आणविकता का मान जो होता है वो सदैव एक पूर्ण संख्या यानी कि 1, 2 या फिर 3 होती है। तो अभिक्रिया की आणविकता का मान सदैव एक पूर्ण संख्या होती है, जबकि अभिक्रिया की कोटि का जो मान है वो पूर्ण संख्या या फिर भिन्नात्मक संख्या दोनों प्रकार की हो सकती है। तो इसका मान जो है भिन्नात्मक भी हो सकता है और पूर्ण संख्या के रूप में भी हो सकता है। इसके अलावा अभिक्रिया की जो आणविकता है वो सदैव धनात्मक होती है, और अभिक्रिया की कोटि जो है इसका मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, जबकि अभिक्रिया की आणविकता जो का मान जो है वो केवल धनात्मक होता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका एक उदाहरण लिया गया है। ध्यान दीजिए, इसमें समीकरण लिखा है CH3 COO CH3 और इसके बाद दिया गया है H2O। ध्यान दीजिए, निशान लगा, इसका मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी कि इन दोनों की क्रिया से ये प्राप्त होता है और फिर वापस यही प्राप्त किया जा सकता है।
तो यहाँ पर CH3COOH और प्लस CH3OH, तो ये समीकरण दिया गया। अब ध्यान दीजिए इसमें लिखा गया है कि मेथिल एसीटेट के, तो ये दिया गया है मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, ये दिया गया है जल आपका, तो मेथिल एसीटेट के अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जो जल है वो आधिक्य में है, जल आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें यह दिया गया है कि मेथिल एसीटेट के जो अम्लीय माध्यम में जल अपघटन की अभिक्रिया में जल जो है वो आधिक्य में है, अर्थात इसमें जल के सांद्रण में जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं। तो इसमें यह बताया गया है कि इस अभिक्रिया की कोटि जो है वो 1 है, जबकि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। तो इस अभिक्रिया की, यानी कि जो अभिक्रिया दी गई है, इसकी कोटि जो है वो 1 है और आणविकता जो है 2 है, क्योंकि इसमें बताया गया है कि इस अभिक्रिया में जल तथा एथिल एसीटेट के एक एक अणु भाग ले रहे हैं, अतः इसकी आणविकता जो होगी वो 2 होगी। आज इसमें क्वेश्चन लिया गया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए। यानी कि यहाँ पर प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का आपको व्यंजक लिखना है तथा सन्निहित पदों को समझाइए, यानी कि उसमें जो भी पद प्रयुक्त हुए हैं उन सभी के बारे में आपको बताना है। और फिर लिखा है साथ में, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो इसमें आपको 2 चीजें बतानी है। पहले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का आपको सूत्र लिखना है और फिर दोबारा में आपको सिद्ध करना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल जो है वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 2017 में आया है, 15 में, 14 में, 12 में, 10 में, 7 में, 5 में और फिर 3 में। तो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में रिपीट होते रहते हैं। तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। तो आप ध्यान दीजिए। तो पहले प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक, तो इसका सूत्र होता है K बराबर 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 A बटे A माइनस एक्स। तो ये हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का व्यंजक। और इसमें दिया गया था सन्निहित पदों को समझाइए, तो इसमें आपको सभी पदों के बारे में बताना है। तो K यहाँ पर वेग स्थिरांक है, A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है और A माइनस एक्स जो है वो अभिकारक की T समय पश्चात सांद्रता है। और यहाँ पर जो T है, यानी कि जो X लिया गया है, X जो है वो T समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता है। T समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता और T जो है वो समय है। तो आपको इन सभी के बारे में यहाँ पर लिखना भी है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ K वेग स्थिरांक, तो K जो होगा वेग स्थिरांक हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार यहाँ पर सभी पदों के बारे में लिखना है कि K वेग स्थिरांक, A अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, A माइनस A x जो है, यानी कि A माइनस एक्स अभिकारक T समय पश्चात सांद्रता, अभिकारक की जो है T समय पश्चात सांद्रता हो जाएगी, और x जो है वो T समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता। तो ये वेग स्थिरांक का व्यंजक, और ये उसमें सभी पद जो सन्निहित थे उनके बारे में लिखा गया है। अब इसके बाद आगे दिया गया था कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर जो है निर्भर नहीं करता है। तो पहले अब अर्ध आयुकाल ध्यान दीजिए। अब अर्ध आयुकाल क्या होता है, तो ध्यान दीजिए इसमें पहले कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है अर्ध आयुकाल कहलाता है। तो इसमें यह बताया गया कि वह समय जिसमें कोई भी पदार्थ जो है अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, तो वह समय जो है अर्ध आयुकाल कहलाता है। यानी कि अब वह अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं यदि x बराबर a/2, तो t बराबर t हाफ,
यानी कि जिस समय वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाएगा वो समय उसका अर्ध आयुकाल कहलाएगा। तो इसलिए यहाँ पर वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा यानी कि a/2 हुआ, तो समय जो था वो अर्ध आयुकाल यानी कि t½ इसको बोलते हैं अर्ध आयुकाल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं t½ के आगे कि ये अर्ध आयुकाल है। तो t½ ये आपका अर्ध आयुकाल हो जाएगा। तो जिस समय पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा होगा वो समय अर्ध आयुकाल के बराबर हो जाएगा यानी कि t½ हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वेग स्थिरांक समीकरण से। वेग स्थिरांक समीकरण अभी आपको बताया गया था कि बराबर 2.303/t log बेस 10 a/a-x। तो इसे बोलते हैं वेग स्थिरांक समीकरण, जो भी आपको बताया गया है। तो अब ध्यान दीजिए इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। तो अब इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह पे आपको a/2 का प्रयोग करना है और t की जगह पे t½ का प्रयोग करना है। तो अब ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे यहाँ पे t लिखा है इसकी जगह पे हो जाएगा t½ इसके बाद log बेस 10 यहाँ पर हो जाएगा a और बटे में हो जाएगा a-a/2। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अब यहाँ पर हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t½ log बेस 10 a बटे यहाँ पर इसका लासा लेंगे या फिर ध्यान दीजिए a ये पूरा है a/2 ये आधा है, तो जब 1 से आधा घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा a/2। तो ये इतना हो जाएगा। अब इसके बाद k बराबर 2.303 बटे t½ और इसके बाद हो जाएगा log बेस 10 यहाँ पर a/2 दिया है तो ये पलट के ऊपर जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 2a/a। तो a से a यहाँ पर जो है वो कैंसिल हो जाएगा यानी कि ये आएगा k बराबर 2.303 बटे t½ और log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये इतना हो जाएगा log बेस 10 2 और इसका मान जो होता है यानी कि log बेस 10 2 यानी कि log 2 का मान होता है 0.3010। तो ये log 2 का मान होता है 0.3010। तो इसकी जगह पे हम लोग इस मान का प्रयोग करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो जाएगा k बराबर 2.303 बटे t½ तो ये इतना हो जाएगा और गुणे log 2 का मान यहाँ पे रखेंगे 0.3010 ये इतना हो जाएगा। तो इसका जब गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये आएगा 0.693203 और बट्टे में हो जाएगा t½ तो ये इतना हो जाएगा। तो अब इसको आप शुद्ध करके लिख सकते हैं यानी कि ये हो जाएगा k बराबर ध्यान दीजिए इसको 3 अंक तक लिख सकते हैं आप। तो 0.693 इसके बाद का अंक 2 है यानी कि 5 से छोटा है तो इसके पहले में आपको कुछ ऐड नहीं करना है और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर t½ तो ये इसका सूत्र हो जाएगा। तो ये वेग स्थिरांक हो गया। अगर यहाँ से आप अर्धायुकाल लिखते हैं तो या t½ ध्यान दीजिए ये बट्टे वाली संख्या इधर गुणे में भेज दीजिए और गुणे वाली संख्या ये बट्टे में आ जाएगी। तो t½ बराबर हो जाएगा 0.693 और बट्टे में हो जाएगा यहाँ पर k यानी कि वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर k आ जाएगा तो ये हो गया t½ बराबर 0.693/k। तो ध्यान दीजिए इसमें t½ बराबर आया 0.693/k, इसमें कहीं भी सांद्रता नहीं आई है। तो आप बता सकते हैं कि उपरोक्त सूत्र के अनुसार यानी कि इस सूत्र के अनुसार जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल जो है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसमें कहीं भी सांद्रता नहीं आई है इसलिए अर्धायुकाल जो है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें एक बात और भी ध्यान दीजिए, आप t½ बराबर इतना ज्ञात किया है तो जो क्वेश्चन दिया गया था आपको सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर
नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी आ सकता है कि अर्धायुकाल के व्यंजक का निगमन कीजिए या अर्धायुकाल के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो भी आपको इसी क्वेश्चन को हल करना है, यानी कि जैसा बताया गया है सेम इसी प्रकार से आपको हल करना है। तो ये अर्धायुकाल का व्यंजक भी प्राप्त हो जाएगा और इससे ये भी सिद्ध हो जाएगा कि अर्धायुकाल जो है वो अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो वही इसमें लिखा गया है, उपरोक्त सूत्र के अनुसार प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि जो टी हाफ यानी कि अर्धायुकाल है वो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, इसमें क्वेश्चन लिया गया है जिसमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, यानी कि ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक दिया गया है k बराबर 2.303 बटे टी log आधार 10 a बटे a माइनस एक्स। तो इस सूत्र का निगमन करना है, यानी कि इसकी व्युत्पत्ति करनी है आपको। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा गया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है ये भी ध्यान दीजिए आप। तो आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि अगर इसी में ये पूछ लिया जाए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए, तो आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा भी देनी है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए भी आपको बताया गया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें यहाँ पर हम लोगों को सूत्र का निगमन करना है। तो इसमें लिया गया है, माना ए एक उत्पाद है, यानी कि ये एक अभिकारक है। लिखा गया कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ये जो उत्पाद लिया गया ये एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें ध्यान दीजिए, यदि अभिकारक ए की t बराबर 0 पर, यानी कि जिस समय समय जो है शून्य है, यानी कि प्रारंभिक बोल सकते हैं आप, तो ए की t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a तथा t समय पर सांद्रता a माइनस एक्स है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, a अभिकारक की जो t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता a और t समय पर सांद्रता जो है वो a माइनस एक्स है। तो t समय पर अभिक्रिया की दर, तो यहाँ पर हम लोग अभिक्रिया की दर लिखेंगे। तो अभिक्रिया की दर होती है dx बटे dt बराबर k और a माइनस एक्स, ये इतना हो जाएगा। तो इसी में ध्यान दीजिए, आप चाहे तो आप इससे भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं, यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करके। ध्यान दीजिए, ये अभिक्रिया की दर है आपकी a माइनस एक्स, जो है यहाँ पर अभी आपको बताया गया था t समय पर सांद्रता। तो ये अभिक्रिया की दर और a माइनस एक्स जो है वो सांद्रता है और k यहाँ पर वेग स्थिरांक यानी कि एक प्रकार का नियतांक है। तो आप बता सकते हैं कि dx बटे dt जो है वो समानुपाती होगा किसके, a माइनस एक्स के, क्योंकि k जो है एक वेग स्थिरांक है, यानी कि ये एक नियतांक है। इसलिए जो अभिक्रिया की दर होगी वो a माइनस एक्स के समानुपाती होगी। तो आप बता सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसकी दर जो है एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात, क्योंकि इसकी घात जो होगी वो एक होगी, कि प्रथम घात के समानुपाती होती है, इसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके भी परिभाषित कर सकते हैं, या फिर आप परिभाषा के अनुसार इस सूत्र को भी लिख सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया dx बटे dt बराबर k a माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग dx, ये इधर लाएंगे बट्टे में, तो ये हो जाएगा बट्टे a माइनस एक्स और बराबर में हो जाएगा k dt। तो अब ये इतना हो जाएगा और आप यहाँ बता सकते हैं कि k जो है वो एक वेग स्थिरांक है। वेग स्थिरांक यानी कि k अभिक्रिया का एक वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब इसके बाद इस समीकरण का हम लोग समाकलन करेंगे। तो अब आपको यहाँ पे लिखना है दोनों ओर समाकलन करने पर। तो यहाँ पर अब हम लोग इस समीकरण का समाकलन करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, समाकलन करने पर जब समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dx बटे a माइनस एक्स और बराबर k, ये वेग स्थिरांक है, इसका समाकलन होगा नहीं। फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा dt, यानी कि यहाँ पर आप मान सकते हैं गुणे में 1, तो ये हो जाएगा 1 dt।
तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनके लिए तो समाकलन आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनके लिए समाकलन में समस्या होगी। तो अब ध्यान दीजिए, मैं आपको यहाँ पर कुछ सूत्र बता रहा हूँ समाकलन के। समाकलन का सूत्र होता है 1/x dx बराबर log x, यहाँ पर log बेस e x और साथ में लिखते हैं प्लस c, ये एक नियतांक होता है यहाँ पर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर था 1/x, तो जब 1/x होता है तो इसका हो जाता है log x, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है 1/a-x दिया गया। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर समाकलन में कई नियम है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर इसका भी सूत्र बना दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, जैसे कि लिखा गया है इंटीग्रेशन 1/x-3 और फिर आगे लिख दिया गया है dx, ये यहाँ पर माना गया है 3, बाकी इससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो आप यहाँ अचर पद a ही ले लीजिए। यहाँ पर हो गया x माइनस a, इतना ले लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, जिस समय यहाँ पर x प्लस में होगा और अचर पद माइनस में हो चाहे प्लस में हो, आपको उसी प्रकार लिखना है, लेकिन अगर x प्लस में है तो इसका समाकलन जो होगा वो प्लस में ही आएगा, यानी कि log बेस e। अब की बारी हो जाएगा x माइनस a, तो ये इतना हो जाएगा। लेकिन अगर x यहाँ पर माइनस में हो गया, यानी कि a माइनस x और फिर dx, तो जिस समय x आपका माइनस में होगा उस समय इसका समाकलन माइनस में आएगा, यानी कि माइनस log a माइनस x। बाकी ये समाकलन के दूसरे नियम से भी किया जा सकता है, तो यहाँ पर मैंने आपको केवल समझाने के लिए सूत्र का प्रयोग कर दिया है। तो बायो वाले बच्चों को ये आसानी से समझ में आ जाएगा, बाकी मैथ वाले बच्चों को तो पता ही होता है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर x माइनस है, जिस समय x आपका प्लस में होगा उस समय ये प्लस में ही आएगा, लेकिन अगर x आपका माइनस में है तो समाकलन में यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाकी आपको प्लस ही सब में प्रयोग करना है यहाँ पर, क्योंकि ये एक नियतांक है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो इस सूत्र का जब प्रयोग करेंगे हम लोग यहाँ पर समाकलन करेंगे, तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए 1/x का log बेस e x होता है, यहाँ पर a माइनस x है, तो इस सूत्र के अनुसार इसका हो जाएगा माइनस log a माइनस x, तो ये इतना हो जाएगा। इसके बाद बराबर k, और इसके अलावा ध्यान दीजिए 1 dx बराबर होता है x, यानी कि अगर कोई अचर पद दिया है तो इसका समाकलन 1 जैसे लिखा है तो 1 का समाकलन होता है x, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 dx, तो dx था तो यहाँ पर x आया, यहाँ dt दिया है इसलिए यहाँ पर आएगा t, और समाकलन करने पर एक नियतांक जोड़ता है, तो यहाँ पर नियतांक हम लोग मान लेते हैं c, तो ये इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो ये इतना हो जाएगा, जहाँ पर c जो होगा वो एक समाकलन स्थिरांक होगा, यानी कि ये एक समाकलन नियतांक है। तो चाहे तो आप बता सकते हैं कि c जो है वो एक समाकलन स्थिरांक है, यानी कि नियतांक है। अब इसके बाद इस नियतांक का मान ज्ञात करना है हम लोगों को, तो यदि मान लेते हैं इसमें t बराबर 0, तो मान लेते हैं t बराबर 0 पर x बराबर 0, यानी कि जिस समय, यानी कि समय अगर शून्य है तो उस समय x का मान भी जो होगा वो क्या होगा 0, तो t बराबर 0 पर x बराबर 0। तो अब ध्यान दीजिए, अगर यही मान हम लोग इसमें रखेंगे तो ध्यान दीजिए ये हो जाएगा माइनस log a माइनस x का मान हो जाएगा 0 बराबर k, t का मान भी यहाँ पे रखेंगे 0 और प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस log a, इसके बाद बराबर ये 0 हो जाएगा और प्लस c, यानी कि c बराबर आ जाएगा माइनस log a, तो ये इतना हो जाएगा c बराबर माइनस log a। तो ये समाकलन स्थिरांक c का मान ज्ञात हो जाएगा। अब इस मान को हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पे लिखा गया है समीकरण 1 में c का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हो जाएगा माइनस log a माइनस x, इतना हो जाएगा। इसके बाद बराबर k t और फिर प्लस यहाँ पर c लिखा गया है, c का मान हो जाएगा माइनस log a, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस log a, तो ये इतना हो जाएगा। और इसमें ध्यान दीजिए ये जितने भी लिखे गए हैं log a माइनस एक्स के टी माइनस log a, इन सभी का आधार जो होता है वो e होता है, यानी कि बेस e। आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर अगर नहीं लिखते हैं तो भी यहाँ पर बेस जो है वो e माना जाता है, तो log बेस e। आप चाहे तो शब्द में लिख सकते हैं यानी कि बेस e, और अगर नहीं लिखते हैं तो भी इनमें बेस ई सब में माना जाएगा, आप याद रखिएगा। यानी कि सभी जगह पर बेस जो होता है वो ई होता है, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। आपको याद रखना है यहाँ पर बेस जो होता है वो ई होता है, आप लिख भी सकते हैं या फिर केवल log बेस
ई ए लिखें या फिर log ए लिख दें, मतलब वही होगा। तो ये इतना आ जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर ये माइनस में दिया है, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा log बेस ई ए, फिर इसके बाद माइनस में ये दिया गया है log ए माइनस एक्स और बराबर हो जाएगा के टी। तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ पर बेस ई दिया गया है इतना। अब इसके बाद सूत्र होता है log m बट्टे n का, तो log m बट्टे n बराबर होता है log m और माइनस log n। तो ये सूत्र होता है log m बट्टे n बराबर log m माइनस log n। तो यहाँ पर ये दिया गया है log m माइनस log n, तो इसको m बट्टे n के रूप में लिखेंगे, यानी कि ये हो जाएगा log बेस e a बट्टे a माइनस x। तो ये इतना हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा के टी। तो ये इतना आ जाएगा। इसके अलावा दूसरा सूत्र आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यानी कि अगर कहीं पे लिखा है log बेस e x इतना दिया गया है, तो आप यहाँ पर बेस e दिया गया, अगर आप बेस 10 में इसको बदलते हैं तो ये हो जाता है 2.303 log बेस 10 x। तो ये सूत्र होता है, यानी कि अगर बेस ई यानी कि आधार ई को अगर आधार 10 में चेंज करते हैं तो ये सूत्र होता है 2.303 log इतना हो जाएगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करना है, यहाँ पर बेस ई दिया है, इसको बेस 10 में चेंज करना है। तो अब ध्यान दीजिए, तो जब बेस 10 में चेंज करेंगे इसको, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए log बेस ई एक्स था तो उसके आगे गुणे में इतना लिख दिया गया और यहाँ बेस 10 कर दिया गया, तो यही आपको यहाँ पर करना है। तो ये हो जाएगा 2.303, इसके बाद log बेस 10 और यहाँ पर हो जाएगा a बट्टे a माइनस एक्स। तो अब यहाँ पर ये बेस 10 हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा के टी। तो ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब k यानी कि वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करेंगे k बराबर, तो t जो है वो इधर बट्टे में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2.303 बट्टे t और फिर इसके बाद log बेस 10 a बट्टे a माइनस एक्स। तो यहाँ पर ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के व्यंजक की व्युत्पत्ति हो जाएगी। तो ये सूत्र k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log बेस 10 a बाई a माइनस एक्स। तो इतना ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो आज इसमें क्वेश्चन लिया गया है, कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन कितने प्रकार से आ सकता है पेपर में और इसके कितने भाग हो सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जिसे यहाँ पर दिया गया था कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि इसमें आपसे या तो कोलाइडी विलयन की परिभाषा पूछी जा सकती है केवल, या फिर कोलाइडों के मुख्य गुण पूछे जा सकते हैं। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोलाइडों के मुख्य गुण बताइए या उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी दो क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए, जैसे कि क्वेश्चन आया है, कोलाइडी विलयन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये भी इसी से संबंधित है कि कोलाइडी विलयन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है इस प्रकार से भी आ सकता है। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आया ब्राउनी गति, तो ये भी इसी से संबंधित है क्योंकि यहाँ पर दिया गया था कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो ये कोलाइडी विलयन का एक गुण है, यानी कि ब्राउनी गति, या फिर इसे बोलते हैं गतिज गुण। तो ये इसी का एक गुण है, इसलिए ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए या ब्राउनी गति किसे कहते हैं। इसके अलावा दिया गया था टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो टिंडल प्रभाव भी जो है इसी से संबंधित है। इसमें ध्यान दीजिए, दिया गया था कोलाइडी विलयन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। तो टिंडल प्रभाव जो है ये प्रकाशीय गुण होता है कोलाइडी विलयन का। तो ध्यान रखिएगा, ब्राउनी गति जो है वो गतिज गुण और टिंडल प्रभाव जो है वो प्रकाशीय गुण होता है। तो अब ध्यान दीजिए, एक ही क्वेश्चन में आपके करीब 5 क्वेश्चन बन गए हैं। जैसे कि पहला था कोलाइडी विलयन की परिभाषा दीजिए तथा कोलाइडों के मुख्य गुण भी लिखिए। तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन। इसके अलावा कोलाइडी विलयन के प्रकाशीय गुणों की व्याख्या कीजिए। इसके अलावा ब्राउनी गति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और टिंडल प्रभाव को समझाइए। तो यहाँ पर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कोलाइडी विलयन के मुख्य गुण से संबंधित हैं, यानी कि ये कोलाइडी विलयन के जो है मुख्य गुण होंगे।
तो अब ध्यान दीजिए, इसमें पहले दिया गया था कोलाइडी विलेन की परिभाषा दीजिए। तो पहले कोलाइडी विलेन की परिभाषा, तो इसमें दिया गया है वह विलेन जिसकी अवस्था विलेन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, कोलाइडी विलेन कहलाता है। तो इसमें आपको याद रखना है, इसमें यह बताया गया कि वह विलेन जिसकी अवस्था, यानी कि जो वह विलेन जिसकी अवस्था जो है वो विलेन में उपस्थित कणों तथा अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, वो विलेन जो है कोलाइडी विलेन कहलाता है। तो ये बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगी परिभाषा। वह विलेन जिसकी अवस्था जो है वो विलेन में उपस्थित कणों और अणुओं के आकार पर निर्भर करती है, वो कोलाइडी विलेन कहलाता है। यानी कि आपको वो विलेन लेना है जो उसी विलेन में उपस्थित कणों और उसके अणुओं के आकार पर जो है उसकी अवस्था निर्भर करती है, तो वो विलेन जो है कोलाइडी विलेन कहलाता है। और इसमें दिया गया है इस प्रकार के विलेनों में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर या 10 एंगस्ट्राम तथा 1000 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्राम के मध्य होता है। तो इसमें आपको ये भी पॉइंट याद रखना है, इसमें दिया गया है कि इस प्रकार के विलेन यानी कि कोलाइडी विलेन में जो है विलेन में पदार्थ के कणों का आकार जो होता है वो 1 नैनोमीटर या फिर 10 एंगस्ट्राम और इसके अलावा 1000 नैनोमीटर या 100 एंगस्ट्राम के मध्य यानी कि इनके बीच होता है। इसके बाद कोलाइडी विलेन के गुण, तो अब ध्यान दीजिए। तो पहला गुण है ब्राउनी गति या गतिज गुण। तो इसे ब्राउनी गति या फिर गतिज गुण भी कहते हैं। तो अब ध्यान दीजिए ब्राउनी गति क्या होती है। इसमें दिया गया कोलाइडी कण सदैव तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। यानी कि जो कोलाइडी विलेन में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं वे कण जो है वो सदैव तेज गति से जो है टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है, यानी कि जब इन कणों को किसी अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है तो कोलाइडी कणों का तीव्र गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वो ब्राउनी गति कहलाता है। यानी कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो तेज गति से टेढ़े मेढ़े जो चलते हैं उसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, यहाँ पर गति की दिशा ध्यान दीजिए, पहले ये फिर इसके बाद इस प्रकार फिर ये और फिर इस प्रकार बनाया गया है। यानी कि ये गति जो होगी वो ब्राउनी गति होगी क्योंकि यहाँ पर ये कोलाइडी कण की स्थिति को टेढ़ा मेढ़ा दिखाया गया है। तो आपको याद रखना है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो सदैव तेज गति से टेढ़े मेढ़े गमन करते हुए प्रतीत होते हैं, यानी कि गमन करते हुए दिखाई देते हैं। और जब इनका किसी अति सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण किया जाता है तो कोलाइडी कणों का तेज गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वो ब्राउनी गति कहलाता है। इसके अलावा इसमें दिया गया चूंकि इस गति का निरीक्षण सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, यानी कि इस गति का निरीक्षण जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे उनके नाम पर ब्राउनी गति कहते हैं। तो याद रखिएगा ब्राउनी गति यानी कि गतिज गुण को जो है रॉबर्ट ब्राउन के नाम पर जो है ब्राउनी गति कहा जाता है। तो आपको इसमें मुख्य पॉइंट इतना याद रखना है कि कोलाइडी कण जो होते हैं वो सदैव टेढ़े मेढ़े तेज गति से जो है गमन करते हुए प्रतीत होते हैं। और जब इनको अति सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है तो कोलाइडी कणों का जो है तेज गति से टेढ़े मेढ़े चलना जो है वही ब्राउनी गति कहलाता है। और इसका निरीक्षण जो है सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, इसलिए इसे जो है उनके नाम पर ही ब्राउनी गति कहते हैं। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है, यानी कि आपसे पूछा जा सकता है कि कोलाइडी विलेन के गतिज गुण की व्याख्या कीजिए। तो अगर गतिज गुण की व्याख्या के लिए आया तो भी आपको इसी को लिखना है यहाँ पर, यानी कि ब्राउनी गति के बारे में बताना है। इसके बाद है टिंडल प्रभाव या प्रकाशीय गुण। तो अब ध्यान दीजिए इसमें टिंडल प्रभाव क्या होता है। तो इसमें दिया गया है कि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलेन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, यानी कि अगर अंधेरे में कहीं कोलाइडी विलेन रखा गया है और उसमें से जब तेज प्रकाश पुंज जो है वो प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। यानी कि इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा देखा जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया कि अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलेन में से जब तेज प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं तो इन किरणों का मार्ग जो है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है। और इसमें दिया गया तथा एक शंकु जैसी आकृति प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ये नीले प्रकाश द्वारा जो है दृश्यमान होता है और एक शंकु जैसी आकृति जो है वो प्राप्त होती है। इस प्रभाव को जो है सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये टिंडल प्रभाव का फिगर बताया गया है यहाँ पर।
ध्यान दीजिए ये कोलाइडी विलयन है यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये सूक्ष्मदर्शी है जिसके द्वारा आपको इसमें देखना है विलयन में। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत लगा है, अभी आपको बताया गया इन किरणों का मार्ग जो है नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, तो यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत लगाया गया है। अब इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये कोलाइडी विलयन था, ये सूक्ष्मदर्शी हो गई, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जो प्रकाश था वो जब इस विलयन से होकर गुजरा तो यहाँ पर ये प्रकीर्णित प्रकाश दिखाया गया है। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा गया है टिंडल चमकदार शंकु, तो यहाँ पर ये टिंडल चमकदार एक शंकु प्राप्त होता है, तो ये जो है टिंडल प्रभाव का फिगर हो जाएगा। तो इसी से संबंधित यहाँ पर आपको बताया गया। तो अब ध्यान दीजिए इसमें आपको बताया गया था, तो इसमें आपको बताया गया कि अंधेरे में रखे हुए कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाश पुंज प्रवाहित करते हैं, यानी कि तेज प्रकाश पुंज जो है वो प्रवाहित करते हैं, तो इन किरणों का मार्ग जो होता है वो नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है तथा एक शंकु जैसी आकृति जो है वो प्राप्त होती है। और इस प्रभाव को जो है सबसे पहले टिंडल ने देखा था, इसलिए शंकु जैसी आकृति को टिंडल शंकु तथा इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो इस प्रकार आपको एक क्वेश्चन के द्वारा जो है 5 क्वेश्चन एक साथ तैयार हो जाएंगे, जिसमें आपको कोलाइडी विलयन की परिभाषा और इनके गुणों के बारे में बताया जाएगा। अब इनके गुणों में आपको ब्राउनी गति यानी कि गतिज गुण के बारे में, फिर टिंडल प्रभाव यानी कि प्रकाशीय गुण के बारे में भी बताया जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को तैयार करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 1 नंबर या फिर बहुविकल्पी में अक्सर पूछा जाता है। तो ध्यान दीजिए इसमें लिखा है आसुत या शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए मोलरता ज्ञात करनी तो पहले हम लोग जल का भार ज्ञात करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा जाएगा जल का भार। तो जल का भार ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है घनत्व गुणे आयतन। तो ये हो जाएगा घनत्व गुणे आयतन, और आयतन जो होगा वो मिलीलीटर में होगा, तो ये इतना हो जाएगा। तो जल का घनत्व जो होता है वो 1, इसके बाद आयतन जो मिलीलीटर में लिखेंगे वो हो जाएगा 1000। तो जब इसका गुणा करेंगे तो भार आ जाएगा इसका 1000 ग्राम। तो ये इतना हो गया, यानी कि ये जल का भार हो गया 1000 ग्राम। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद जल का अणु भार ज्ञात करेंगे। जल का सूत्र होता है H2O। तो इसका अणु भार ज्ञात करेंगे हम लोग। तो H2O का अणु भार, तो अणु भार ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिए हाइड्रोजन 2 यानी कि 2 गुणे 1 हो जाएगा, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16, बाकी इसके 2 परमाणु थे तो 2 से गुणा किया गया। तो 2 1 कम 2 और प्लस 16 ये बराबर हो जाएगा 18। तो ये इतना आ जाएगा। तो ये H2O का अणु भार हो गया 18 और जल का भार हो गया 1000 ग्राम। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद हम लोग जल की मोलरता ज्ञात करेंगे। तो सूत्र होता है जल की मोलरता बराबर होता है जल का भार। तो ये हो जाएगा जल का भार और बटे में जल का अणु भार इतना होगा, और फिर बटे होता है जल का आयतन, और जल का आयतन जो यहाँ पर लिखते हैं वो लीटर में लिखते हैं। इसके पहले वाले में अभी जो आयतन लिखा गया था वहाँ पर वो मिलीलीटर में लिखा गया था, और यहाँ आयतन जो रखा जाएगा यानी कि मान वो रखा जाएगा लीटर में। तो जल की मोलरता बराबर हो जाएगा जल का भार बटे जल का अणु भार और बटे हो जाएगा जल का आयतन। तो जल का जो आयतन होगा वो लीटर में होगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो जल का भार था 1000, तो ये हो जाएगा 1000 इतना, फिर बटे यहाँ पर जल का अणु भार 18 इतना हो जाएगा, फिर बटे 1। तो कुल मिला के इसको आप लिख सकते हैं 1000 बटे 18। तो ये इतना हो जाएगा। यहाँ पर ये जल का भार 1000, जल का अणु भार 18 और जल का आयतन लीटर में रखना है, इसलिए यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। और इसके बाद इसको आप लिख सकते हैं 1 से भाग करने पर 1000 बटे 18। तो ये इतना हो जाएगा।
अब इसके बाद जब 18 से 1000 को भाग करेंगे, यानी कि 1000 को 18 से भाग करने पर आएगा 55.555, यानी कि यही संख्या अब आती रहेगी। तो जब आप इसको शुद्ध करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 55.56, इतना हो जाएगा। और जल की मोलरता ज्ञात कर रहे थे तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। तो ये अशुद्ध या शुद्ध जल की मोलरता हो जाएगी 55.56 और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।